गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुराधा, आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि सामान्य अध्ययन का हम एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमने कुल 3 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या है 30। प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। और पिछले जो सीरीज जो हम प्रश्नों की श्रृंखला लाए हुए थे उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा प्रश्नों का संकलन कैसा है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 240 गीगावाट, ऑप्शन बी 280 गीगावाट, सी 500 गीगावाट, डी 550 गीगावाट। तो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को जानते हैं ये क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में नॉन फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नॉन फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ऊर्जा का ये वो स्रोत है, ऊर्जा का ये वो स्रोत है जो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों से, ऊर्जा का ये वो स्रोत है जो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से नहीं बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं बना होता है ये। तो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको नॉन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ऊर्जा का ये वो स्रोत है जो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से नहीं बना होता है। इसका स्रोत क्या क्या होता है? तो स्रोत इसका है सौर, पवन, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा इसके स्रोत हैं। और ये जो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इसका। मतलब भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है 2030 तक, इसका लक्ष्य है। और ये कितना गीगावाट है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 500 गीगावाट। प्रश्न नंबर 2, फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है, क्योंकि? ऑप्शन ए फ्लिंट कांच कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, बी फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, डी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो फ्लिंट कांच क्या है? फ्लिंट कांच जो है ये आपके लेंस आप लोगों ने देखा होगा, जो चश्मे का लेंस होता है या फिर दूरबीन या फिर कैमरे के जो लेंस होते हैं उसमें इसका यूज होता है फ्लिंट कांच का। ये जो होता है ये रंगहीन होता है। और जो कार्बन डाइसल्फाइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CS2 है, ये भी रंगहीन होता है, रंगहीन होता है और ये ज्वलनशील होता है। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। और जो फ्लिंट कांच होता है वो लेंस और दूरबीन आदि में इसका प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। प्रश्न नंबर 3, कपड़ों को नील लगाया जाता है क्योंकि? ए कपड़े जल्दी गंदे नहीं होने देता, बी सूर्य के प्रकाश में यह चमकता है जो कपड़े को चमक देता है, सी यह कपड़े के रंग को नीला बनाता है, डी इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफेदी उत्पन्न करता है। तो नील को इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है। इंडिगो यह एक रंजक का काम करता है। रंजक मतलब क्या होता है? रंगने वाला। जो नील है एक रंजक का कार्य करता है और रंजक का अर्थ होता है रंगने वाला। और इसका उत्तर होगा, इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफेदी उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, एक फोटान है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम, बी पदार्थ का एक क्वांटम, सी एक धनात्मक आवेशित कण, डी प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए एक यंत्र। तो फोटान क्या है आप लोग भी एक बार सोचिए। तो इसका उत्तर होगा
प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम। फोटान जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, समस्थानिक रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए समान परमाणु क्रमांक, बी समान द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, सी समान आवोगाद्रो संख्या, डी समान द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। और आइसोटोप किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान हो और द्रव्यमान संख्या जो हो वो अलग, उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो इसकी जो परिभाषा होती है आइसोटोप या समस्थानिक की, कि उसका परमाणु क्रमांक समान होता है किसी भी तत्व का और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ दो ऑप्शनों में समान द्रव्यमान संख्या और डी में भी समान द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए समान परमाणु क्रमांक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है समान परमाणु क्रमांक सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, जैन कल्प सूत्र के लेखक थे। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी नागसेन, सी बुद्धघोष, डी कात्यायन। तो जो कल्प सूत्र है उसके लेखक कौन है? भद्रबाहु, ऑप्शन ए। इसमें क्या है कल्प सूत्र में? तो ये जैन धर्म का इसमें प्रारंभिक इतिहास है। और ये चौथी सदी ईसा पूर्व में ये लिखी गई है। तो कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु और कल्पसूत्र में क्या है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है और ये चौथी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई है। और नागसेन मिलिंद पन्हो, नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हो। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग, ये म है। बुद्ध घोष की रचना विशुद्धि मग। कात्यायन की रचना है गृह सूत्र है और प्रतिहार सूत्र। तो जहां मुझे जरूरी लगता है ऑप्शन को भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम ऑप्शन भी डिस्क्राइब किया करिए। तो जहां मुझे जरूरी लगता है उतना तो हम करते ही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करें। बाकी जहां लगता नहीं है वहां नहीं होता है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 7, राजतरंगड़ी की रचना हुई थी। ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी ईस्वी में, बी 11वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 12वीं शताब्दी ईस्वी में, डी 13वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका उत्तर होगा 12वीं शताब्दी ईस्वी में। राजतरंगड़ी कौन लिखा था? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। इसकी रचना कौन से सन में हुई थी? तो 1148 से 49 ईस्वी के बीच में हुई थी। और इसमें किसका इतिहास पता चलता है? तो कश्मीर का महाभारत काल से लेकर कल्हड़ के काल तक पता चलता है कश्मीर का इतिहास। और इनके समय, कल्हड़ के समय जब ये राजतरंगड़ी लिख रहे थे तो कश्मीर का शासक जो था वो जयसिंह थे। और जयसिंह का जो काल था, जयसिंह कल्हड़ के शासन तक, कल्हड़ जब राजतरंगड़ी लिख रहे थे तो उस समय जो शासक कश्मीर में शासन कर रहे थे वो थे जयसिंह, और उनका कार्यकाल था 1128 से 1154 ईस्वी तक। ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने का पहला ग्रंथ है। ये कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है वो प्राचीन भारत इतिहास में पहला इतिहास लिखने का प्रयास है। और इसमें कुल 8 तरंग हैं। राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं, 7826 श्लोक हैं। हो सकता है कभी पूछ ले, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा इसको डिटेल में बता दिए। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है और महाभारत काल से लेकर कल्हड़ के काल तक का इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगड़ी की रचना हुई थी 12वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू, डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है हर एग्जाम में, जहां जाओ 1-2 एग्जाम छोड़ के जरूर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने आमंत्रित किया था। तो वो है राजकुमार शुक्ल।
गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किए थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था गांधी जी का? 1917। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी रामचंद्र, सी बरकतुल्ला, डी खुदीराम बोस। तो गदर दल से संबंधित नहीं था। तो गदर दल से कौन कौन लोग संबंधित थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला। लेकिन खुदीराम बोस जो थे वो गदर दल से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खुदीराम बोस। बाकी ये जो तीन है ए बी सी, लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, ये तीनों लोग गदर दल से संबंधित थे। अब गदर दल के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इसके जो संस्थापक थे वो सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना के द्वारा सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर दल की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को, अंग्रेजी शासन को या फिर अंग्रेजी हुकूमत को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। ये लोग वहां से पूरा ये संगठन जो गदर दल से संबंधित थे उनको भेजते थे और यहाँ वो लोग आके वो लोग भाग लेते थे। खुदीराम बोस जो थे इनको फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर में। और ये इनको बहुत सारे विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि इनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। 18 प्लस के आसपास इनकी एज थी। तभी सबसे कम उम्र के जो क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था वो खुदीराम बोस को माना जाता है। इनको मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी सन 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को इनको मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। इनके साथ एक और थे प्रफुल्ल चाकी नाम से। इनको वो अपने आप को गोली मार लिए थे जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था तो, लेकिन इनको फांसी दिए थे वो लोग जेल में। प्रश्न नंबर 10, गोविंद सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू एवं कश्मीर। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो ये है सिक्किम में। अब ये सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है किसको किससे जोड़ता है? तो ये सिक्किम को चीन के तिब्बत के, जो चीन का तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है, चीन के तिब्बत का जो स्वायत्त क्षेत्र है उससे जोड़ता है। तो मतलब भारत और चीन के बीच में है ऐसे बोल सकते हैं, या फिर चीन का जो तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है उसके बीच में है, सिक्किम को जोड़ता है नाथुला दर्रा। अब उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है बहुत फेमस है? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइए। लिपुल लेक। लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है और सिपकीला जो है, सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 12, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है? ऑप्शन ए डेन्यूब, बी म्यूरेस, सी राइन, डी लोआर। तो 4 इसमें पूछा क्या है कि यूरोप में 4 राजधानियों से होकर, मतलब वो 4 राजधानी से होकर जाती है। 4 राजधानी है तो 4 देश भी होंगे, तो मतलब वो 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? तो वो है यूरोप में डेन्यूब। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली कौन सी है? पहली सबसे लंबी नदी जो है वो है वोल्गा। और ये कौन सी 4 राजधानियां हैं उनसे जिनसे होकर ये डेन्यूब नदी गुजरती है? तो वो है वियना पहला है। ये किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया। राजधानी भी आप लोगों को बताते चल रहे हैं, देश भी। तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। दूसरा है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है। तीसरा है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा किसकी राजधानी है? स्लोवाकिया की। और चौथा कौन सी राजधानी है? तो वो बेलग्रेड, ये है
सर्बिया की। तो ये इन 4 राजधानियों से होकर जो डेन्यूब नदी है वो गुजरती है। तो इधर देश है, ये उसकी राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, हंगरी बुडापेस्ट है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लाना है, सॉरी ब्रातिस्लावा है, ब्रातिस्लाना नहीं ब्रातिस्लावा है, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो ये राजधानी भी ध्यान में रखिएगा, कभी हो सकता है पूछ ही दे। और डेन्यूब जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पहली सबसे लंबी नदी जो यूरोप की है वो वोल्गा है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी के एम मुंशी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा घुमा के कल पूछा हुआ था। और जो आप लोगों को प्रश्न इजी लग रहा है, ये प्रश्न कोई हमने नहीं बनाया है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो एलटी में, जीआईसी, जीडीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। और अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें हम लोगों को बदलता हुआ पैटर्न दिखा है, उसमें काम करेंगे आगे चल के। अभी हमसे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कोई छोटे छोटे से शुरू करेंगे तब आगे बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब पूछे हुए प्रश्न है, और जो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है उसको हमने अलग से ऐड किया हुआ है। तो कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो अभी कल भी इसके बारे में मैंने चर्चा की हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। किस सन में? तो 1946 में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। लेकिन जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 1946 में 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इनके बैठक में हुई थी, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, और अस्थायी अध्यक्ष अगर देखा जाए तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? ए ग्राम स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी तहसील स्तर, डी जिला स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तहसील स्तर। ये किसकी सिफारिश पर 3 स्तरीय व्यवस्था आई थी? वो थी बलवंत राय मेहता की। बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी पंचायती राज पर। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज पर 1957 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। तो उसमें 3 स्तरीय व्यवस्था आई थी, एक ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ये तीनों स्तर थे, तहसील स्तर नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट करेंगे, और हम लोग पढ़ते हैं सारे कमेंट। तो हमके भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज से कि आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं या फिर कुछ बताते हैं, तो हम अपने में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? 1 शक्तियों का बंटवारा, 2 शक्तियों का पृथक्करण, 3 स्वतंत्र न्यायपालिका, 4 प्रधानमंत्री का नेतृत्व, 5 लिखित संविधान। अब इसके नीचे ये कूट के क्वेश्चन है, कौन इसमें सही है? तो भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसमें पहला शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान संघीय प्रणाली में आते हैं। तो 1, 3, 5, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय संघीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा आता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान आते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की मूल जिम्मेदारी निहित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, बी उच्चतम न्यायालय में, सी संसद में, डी राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसको इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, कैग। और इसका जो फुल फॉर्म है वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आर्टिकल 148 के अंडर में आता है। कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को
इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, और कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 में इसकी बात की गई है। वर्तमान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो हैं श्री के संजय मूर्ति। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो श्री के संजय मूर्ति जी हैं। और इसमें क्या, ये इसका काम क्या होता है, तो इसका जो कार्य है वो केंद्र और राज्य सरकार की खातों की जांच करना। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं या फिर कैग भी बोल सकते हैं, इनका जो कार्य होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के खातों की जांच करना होता है। अब इन पे कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी किसमें निहित है, तो वो है संसद में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निदेशित कोर, यहाँ निदेशित कोर उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत में निदेशित कोर उद्योग जो है वो टोटल 8 है। टोटल 8 उद्योग हैं। तो ये कौन कौन से टोटल 8 हैं, तो पहले इसको हम ये जान लेते हैं, फिर आएंगे इस पे, इसके ऑप्शन पे कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो पहला है कोल, कोयला। दूसरा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं इसे। तीसरा है नेचुरल गैस। चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट। रिफाइनरी प्रोडक्ट या उत्पाद। चौथा सीमेंट। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे। ये 8 ही हैं जो भी निदेशित कोर उद्योग हैं भारत में, ये 8 उद्योग हैं स्पेशली। और इसी में से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और एक अलग दे देगा। अगर ये 8 नहीं पता होगा तो फिर हम गलत करके एग्जाम में चले आएंगे। उर्वरक, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। और सातवां स्टील, जिसको इस्पात बोलते हैं। कोल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये 8 हो गए, ये टोटल 8 हो गए। ये दो दो बार लिख दिए यहाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला है कोल, फिर क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट या फिर रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उर्वरक फर्टिलाइजर, उर्वरक खाद, स्टील, इस्पात। तो ये टोटल 8 जो है वो निदेशित कोर उद्योग हैं। तो इसका उत्तर होगा सीमेंट, स्टील, कोयला। ये तीनों जो है निदेशित कोर उद्योगों में शामिल हैं, जो 8 उद्योग हैं निदेशित कोर के। और सी सॉफ्टवेयर जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता, बी सार्वजनिक भविष्य निधि, सी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, डी राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, आठवां निर्गम। तो लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो लघु बचत योजना है क्या, ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजना। जो लघु बचत योजना होती है वो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजना होती है, जो इंटरेस्ट के तौर पे वापस करती है हमें और बचत करती है। जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि पीपीएफ है, सुकन्या समृद्ध योजना है। सुकन्या समृद्ध योजना लघु बचत के ही अंडर में आती है। ये सरकार द्वारा, जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं और फिर कुछ दिन छोड़ने के बाद वो ब्याज के तौर पे हमें पैसे भी देते हैं, और जो हमारा पैसा होता है वो दोगुने या फिर उसका कुछ पैसे बढ़ा के हमें मिलते हैं प्रॉफिट के तौर पे। तो उसी की बात की गई है। लघु बचत योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो कि हमारे बचत के साथ साथ वो कुछ एक आकर्षक प्रॉफिट के साथ वापस रिटर्न करती है। तो इसमें जैसे पीपीएफ ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं में आता है। सुकन्या समृद्धि योजना के पैसे जमा करो, फिर कुछ सालों बाद आपको बढ़ा के मिलेगा। तो ये वही लघु बचत योजना की बात की गई है। अब इसमें क्या नहीं आता है, इसमें क्या शामिल नहीं है लघु बचत योजना में, तो इसका उत्तर होगा ए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शन भी आजकल दे देते हैं एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना है हमें।
कि क्या उत्तर होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, केरल में भी, असम के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में, पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिमी घाट में और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और तमिलनाडु तट पर भी पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय भारत में वर्षावन किधर किधर पाए जाते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिमी घाट तट पे और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और तमिलनाडु तट पे भी। और ऑप्शन में आपके दिया है कर्नाटक और केरल, तो यहाँ दोनों जगह ए और सी दो इसके सही उत्तर हैं, तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए शाहरुख खान, बी विक्रांत मेसी, सी विजय राघवन, डी ए तथा बी को संयुक्त रूप से। तो ये दो लोगों को दिया गया है, ये शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए। तो इसका उत्तर सही होगा डी, ए और बी संयुक्त रूप से। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21, फीडे महिला विश्व कप 2025 शतरंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप 2025 जीता। दूसरा, इस जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। तीसरा, फीडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच दो भारतीयों दिव्या देशमुख एवं कोनेरू हम्पी के बीच था। चौथा, दिव्या देशमुख से पहले भारत की कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो ये फीडे महिला विश्व कप के बारे में है, जो 2025 शतरंज जिसको चेस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये दिव्या देशमुख उसकी खिलाड़ी हैं। हो सकता है कभी पूछ ले कि दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित हैं, तो वो है शतरंज, चेस। तो इसमें जो दिव्या देशमुख हैं वो 2025 का फीडे महिला विश्व कप जीती हैं, ये सही है। इस जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई, ये भी सही है। महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, ये देखेंगे कि चौथी महिला है ये। फीडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच दो भारतीयों दिव्या देशमुख कोनेरी हम्पी के बीच था, ये भी सही है। दिव्या देशमुख से पहले भारत की कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण 18 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो ये सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो सूर्य किरण 18 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ किया है भारत, तो वो है नेपाल, पड़ोसी देश भारत का। ऑप्शन बी नेपाल सही उत्तर है। अब नेपाल में कहा, पश्चिमी नेपाल में एक जगह पड़ती है सलझंडी, सलझंडी, ये पश्चिमी नेपाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन ए नीलमणि फूकन, बी दामोदर माउजो, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी स्वामी रामभद्राचार्य व गुलजार। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो वो है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ के हैं और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 24, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी सरदार पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा पट्टाभी सीतारामैया। तो इनको कितने वोटों से हराए थे, 203 वोटों से हराए थे सुभाष चंद्र बोस। और किस सन में, तो 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था किस सन में, तो 203 वोटों से हराए थे 1939 में। और हरिपुरा अधिवेशन में
हरिपुरा अधिवेशन 1938 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। और सुभाष चंद्र बोस जो पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से 1939 में हराए थे। इनकी एक आत्मकथा भी है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है सुभाष चंद्र बोस या के नाम से कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, या फिर द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ए 18 अगस्त 2010, बी 18 जून 2001, सी 18 अगस्त 2021, डी 18 जून 2010। तो इसका उत्तर होगा बी 18 जून 2001। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी, डी नेल्सन मंडेला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी है, जो ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले। इनके साथ दो और लोगों को मिला था, एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन लोगों को मिला था 1954 में एक साथ सीवी रमन को और सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, 1954 में मिला था। इनके साथ साथ सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था। प्रश्न नंबर 27, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबंध में सही नहीं है। ए उन्होंने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, बी भारत के वह निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति थे, सी उपराष्ट्रपति से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे, डी श्री जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में क्या सही नहीं है? तो उन्होंने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, सही है। वह निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति थे। वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। श्री जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले नहीं थे, तीसरे थे। ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान पद से इस्तीफा दिए। नंबर 28, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। फर्स्ट रॉलेट एक्ट, सेकंड साइमन कमीशन, थर्ड होम रूल आंदोलन, फोर्थ गांधी इरविन समझौता। तो ये कब कब हुए थे? तो रोलेट एक्ट हुआ था 1919, साइमन कमीशन 1928, होम रूल आंदोलन 1916, गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि कोड में किससे मैच कर रहा है। तो 1916 3, 1919 1, फिर साइमन कमीशन 1928 2, 1931 4, 3 1 2 4। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। तो अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए यह इस सम्मेलन का 17वां शिखर सम्मेलन था, बी 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच इसका ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया, सी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगामी 18वां सम्मेलन रूस में संपन्न होगा, डी वर्ष 2025 में इसका विषय अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना रहा है। तो सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या सही है। तो ऑप्शन ए है यह इस सम्मेलन का 17वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। 6-7 जुलाई 2025 के बीच इसका ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था, ये भी सही है। सी
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगामी 18वां सम्मेलन रूस में संपन्न होगा। तो 18वां जो शिखर सम्मेलन है ये रूस में संपन्न न होकर ये भारत में होगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि डी जो है ऑप्शन डी वर्ष 2025 में इसका विषय अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना रहा है, ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगामी 18वां सम्मेलन भारत में संपन्न होगा। और ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? तो टोटल 10 देश हैं और 5 इसमें नए सदस्य जुड़े हैं। पहले इसमें 5 थे। पहला है ब्राजील, इसके मूल जो देश हैं, मूल सदस्य वो ये है रसिया, ब्राजील, रसिया। तीसरा इंडिया, चौथा चाइना या चीन, साउथ अफ्रीका। इन्हीं चारों के नाम पे इसका ब्रिक्स नाम पड़ा हुआ है। बाकी इनका फुल फॉर्म है बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, भारत, सी से चाइना, चीन, ऐसे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। जो 5 नए सदस्य जुड़े हैं, जो 5 नए देश हैं, इथियोपिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं या फिर संयुक्त अरब अमीरात भी बोल सकते हैं, इंडोनेशिया। चौथा आपका देश है ईरान, 5वां मिस्र। 5 इसके नए सदस्य के रूप में 5 देश जो जुड़े हैं वो इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र हैं। और 5 जो पहले से थे वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ये तो ये 5 मूल देश हैं, 5 नए सदस्य हैं। टोटल कितने देश हैं ब्रिक्स के अंदर? वो हैं 10। तो आज इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4 था उसके सारे प्रश्न खत्म हुए। हमें उम्मीद है आपको प्रश्नों की संकलन अच्छा लगा होगा, आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और हमारे समझाने का तरीका भी। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।